नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूँ इस वक्त अपना सबसे खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम लेकर आपके दरमियान। और इस बार खबरें अभी तक की टीम पहुंची है सोनीपत की सरजमीन पर, वो जगह जो पहली प्लान इंडस्ट्रियल सिटी है, वो जगह जो एकेडमिक का हब कहा जाता है और वो जगह जो इतिहास की गवाही की भरपूर मिसालों से भरी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सोनीपत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम की। मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे पहले कि हम आगाज करें, अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराएं कि आप अभी YouTube और हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। चलिए आपका तारुफ कराते हैं कि करके अपने सभी खास मेहमानों से। जॉनी लिटवाल साहब जेजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका जॉनी जी। जोरदार तालियों से हमारे सभी मेहमानों का स्वागत कर दें आप। और भूपेंद्र गहलावत साहब भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कटारिया साहब कांग्रेस से था, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सोनीपत से उम्मीदवार भी हमारे बीच मौजूद हैं, देवेंद्र गौतम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से कुणाल गहलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गहलावत जी, पहली जहमत आपको ही दूंगी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव, 46 सीटों पर कांग्रेस ने लीड ली, 28% वोट बटोर लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में और तकरीबन हर विधानसभा सीट में कांग्रेस का वोट फीसद बढ़ा, बीजेपी का कम हुआ। फिर भी ये भरोसा क्यों कि तीसरी बार आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फिर आपने जो सवाल किया उससे पे मैं आता हूं। हम 44 विधानसभा सीटों पर जीते, एक सीट पर मात्र 3 वोट से कोसली से हम हारे और कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर जीती। और इन्होंने एक नैरेटिव फैला दिया था कि ये रिजर्वेशन को ख़त्म करेंगे। आज 3 दिन पहले राहुल गांधी जब विदेश में था तो उसने वहाँ स्पष्ट कहा कि मैं तो रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ और रिजर्वेशन खत्म हो जानी चाहिए। और किस तरह से इन्होंने शैलजा का अपमान करने का काम किया, 2 दिन पहले ही उसको जाति सूचक अपशब्द कहने का काम किया। इन कांग्रेस पार्टी के लोगों की असलियत सामने आ गई कि कौन रिजर्वेशन के खिलाफ है, कौन संविधान को बदलना चाहता है, कौन संविधान को नहीं बदलना चाहता। सब लोग समझ गए हैं। अब जो चुनाव होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं। कटारी साहब, लोकसभा में 5 सीटें ले ली, आधी सीटें जीत ली आपने, क्या इतना ही भरोसा काफी है? आपके चैनल के माध्यम से सारी सोनीपत की जनता, मेरे पैनलिस्ट साथी और तमाम दूर दूर तक जहां तक आपका चैनल जाता है, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और उसके बाद गहलावत साहब ने जो बात कही है कि भाई हमारी 46-44 सीटों की जो इन्होंने बात की, पिछली बार लोकसभा की 10 सीटें इनके पास थी, उसके बावजूद ये 40 सीटों पर सिमट गए थे। इस बार तो 5 जो है लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पास हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं। और जहां तक इन्होंने बात की बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में, वो हमारी पार्टी की आदरणीय सदस्य हैं, हमारे सब के लिए रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनका इज्जत मान सम्मान करते हैं। और मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि जो किसी भी नेता, किसी भी, हमारी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सबके सभी जातीय धर्म में विश्वास करने वाली पार्टी है। जो कोई भी हमारी बहन के बारे में या किसी और के बारे में कोई भी न्यूज टॉक करता है तो हमारी पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ठीक है देवेंद्र साहब, सारे राजनीतिक एनालिस्ट ये मानते हैं कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी कहाँ है? देखिए, मुकाबला किस में है किस में नहीं है ये जनता तय करेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं पूरा हरियाणा के ऊपर चले जाते हैं, थोड़ी देर में देश के ऊपर चले जाएंगे, फिर मोदी पे और फिर राम पे और फिर गाय पे ऊपर, लेकिन ये कभी सोनीपत के मुद्दों पर नहीं आएंगे। अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो क्या भाई इनके पास प्रत्याशी खत्म हो गए थे जो उधार का प्रत्याशी लेके आए? पहली बात। दूसरी बात, सट्टेबाज, बुक्कीबाज, हवाला किंग, दलाली किंग, ये मैं नहीं कह रहा। कहीं ये कह दो कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हो, कह रहा था ये सब वैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए उस मुख्यमंत्री ने कहा था, जो मुख्यमंत्री आज उसी सट्टेबाज और हवाला किंग के लिए प्रचार प्रसार करेगा। ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने होता, जनता तय करेगी मुकाबला किसके बीच में है। पहले नंबर पर देवेंद्र गौतम का नाम ईवीएम बैलेट पेपर पर आया है, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहेगा ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तय करे। ठीक है
कुणाल साहब, पिछले चुनाव में पोस्ट पोल अलायंस किया आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, माफ कीजिएगा, पोस्ट पोल अलायंस की बात भी हुई थी, चर्चाएं भी हुई थी। इस बार आपने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है पहले ही। बहुजन समाज पार्टी के साथ। हाँ जी, बहुजन समाज पार्टी के साथ माफ कीजिएगा गठबंधन कर लिया है। क्या चल रहा था आपके दिल दिमाग में? क्या वाकई हरियाणा की राजनीति बगैर जातिगत समीकरण के मुकम्मल नहीं हो सकती? देखिए, आज सबसे ज़्यादा अगर किसानों के हितैषी कोई इस प्रदेश के अंदर हैं तो उनका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। आज किसान और कमेरे को जोड़ना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमने कांग्रेस के भी शासन को देख लिया, इसके भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ शासन को देख लिया। ये केवल हमें लड़ाने का काम करते हैं। इनका आखिर तक आप देख लेना, इनका जो चुनाव है वो जाति पाति पे और धर्म पे आ जाएगा। मैं गहलोत साहब आज खड़े हैं, बहुत ही स्पष्टवादी हैं। इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि इनकी पूर्व मंत्री ने अपने हजारों समर्थकों सहित राजू जैन ने, कविता जैन ने निर्दलीय फार्म भरा था, उनको आपने ऐसी कौन सी ईडी दिखाई या सीडी दिखाई? वो आपके घुटनों में आकर बैठ गए। अगर इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, हमारी महिलाओं के बुजुर्गों के सम्मान की राजनीति करते हैं, बुढ़ापा पेंशन जो 100 रुपये दी थी, इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, 7500 रुपये हमारे बुजुर्गों को सम्मान सूचक पेंशन मिलेगी। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, हर घर से बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। जब तक नौकरी नहीं लगेगी 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हर महिला को हर महीने एक मुफ्त गैस सिलेंडर। अभय जी ने भी ये भी कहा 2 दिन पहले कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लोकसभा में तो 1% वोट भी लिया आपने। देखिए, अभय सिंह चौटाला जी वो शख्स हैं, एक विधायक थे, मोदी को झुकाने का काम किया, तीनों काले कानूनों को वापस दिलाने का काम किया। आज आप बात करो, अगर हम सिरसा से चलते हैं, आप दबवाड़े की बात करो, रानिया की बात करो, एलनाबाद की बात करो, सिरसा की बात करो, आप जुलाना की बात करो, आप नरवाना की बात करो, आप यमुनानगर की बात करो, आप हथीन की बात करो, आज 20 से ज्यादा सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का प्रत्याशी एक तरफा जीत रहा है। जेजेपी, पिछले चुनाव में आपने चुनाव के बाद गठबंधन कर लिया, सरकार में भी आ गए। इस बार आप पहले ही गठबंधन करके बैठ गए, क्या जरूरत पड़ी? क्या सत्ता में आने का शौक है या फिर SC/ST वोट्स के जरिए इज्जत बचाने की कवायद? मुमताज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गठबंधन नहीं, ये किसान, कमेरे और मजदूर की विचारधारा की लड़ाई है। स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल और स्वर्गीय काशीराम और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की सोच को आगे ले जाने के लिए किसान, कमेरे, मजदूर और युवा और महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए ये अलायंस किया गया है। और रही बात पिछले अलायंस की, पिछली बार हमारा पोस्ट अलायंस हुआ था और वो मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात रखने का काम किया था और सत्ता में रहकर दुष्यंत चौटाला ने किसानों की लड़ाई लड़ी, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, बैकवर्ड की लड़ाई लड़ी। किसानों के पास गए तो नहीं आप? बिल्कुल गए। दुष्यंत चौटाला के रहते रहते भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किसान आंदोलन के दौरान कहा था, जिस दिन किसान की फसल को कोई लेने वाला नहीं होगा या अगर एक भी मंडी हरियाणा में बंद हो गई तो मैं किसान के साथ खड़ा होने का सरकार को मनाया क्यों नहीं उन्होंने? दुष्यंत चौटाला जी की बदौलत ही किसानों को 48 घंटे के अंदर डायरेक्ट किसान के बैंक के अकाउंट में उसकी उचित फसल का महीनों पड़े रहे किसान दिल्ली में और हरियाणा में जगह जगह। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो कृषि 3 कानून बनाने का काम किया था, वो तब यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार भी उस कानून को लाने का काम किया था और भाजपा ने भी उसी कानून को लाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला जी का ना कोई सांसद था, दुष्यंत चौटाला ना तो ही उस कानून के समर्थन में थे। दुष्यंत चौटाला ने एक ही बात कही थी, जब तक मैं सत्ता में बैठा हूं अपने भगवान रूपी इस किसान को मैं दुखी नहीं होने दूंगा, और उसी का परिणाम है। सरकार गिरा के किसानों की बात मनवा लेते आप लोग चाहते तो। जनता के पास आऊंगी मैं, सोनीपत के मुद्दों पर भी बात करेंगे जी। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं है, मैं हूं वोटर। मैं एक सवाल तो बीजेपी से करना चाहता हूं और एक मेरे साथी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, क्या बीजेपी और आरएसएस के पास वही आदमी कैंडिडेट मिला जो 10 साल तक बीजेपी को कोसता रहा, उनके कामों की बुराई करता रहा? निखिल मदान, क्या उसको बीजेपी का वर्कर वोट देगा? और देगा तो क्यों देगा, ये मेरा सवाल है सोनीपत की जनता से। और दूसरा है मुद्दा, सोनीपत का मुद्दा, जहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है, ये नगर निगम साथ में है। अपनी कसम खा के बता दो,
अगर एक भी आईडी बगैर पैसे के यहाँ पे मिलती हो, ये बता दो। और दूसरा मुद्दा है नशे का। हर घर तक 10 साल के अंदर नशा पहुंचा दिया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 18% की गति से नशा बढ़ रहा है। मेरा भाई बैठा है भारती जी, इसको आज भी बीजेपी ने वहां बोलने का मौका नहीं दिया। मैं सोच रहा था इसका नंबर पड़ेगा। दूसरी बात, आप मुद्दे बता दो। मुद्दा सुनो। मुद्दा ये है भाई, बीजेपी ने, मैं अपनी आत्मा तो बता दो, 10 साल पहले किस भाई का कितना कर्जा था। जो दुकानदार भाई हैं वे 2 लाख तो 10 लाख के कर्जदार थे, आज 50 लाख के कर्जदार हैं। कर्मचारी 20 लाख के कर्मचारी। देखिए, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूं कि वो भाषण ना दे, कोई सवाल पूछना है तो पूछे। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? जी नहीं, उनका तो आपने दिया ही नहीं जवाब। क्या? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। इन्होंने हमारे उम्मीदवार के बारे में बात की है, पहले तो मैं उसी पे आ जाता हूं। देखिए, निखिल मदान कांग्रेस के मेयर बने और कांग्रेस के ही लोगों ने उसको चुनाव जिताया। वो बढ़िया आदमी था, इसलिए इन्होंने चुनाव जिताया। जब उनको ये लगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जो है वो बढ़िया है, तो वो छोड़ के हमारे पास आ गया। और जो इनका कैंडिडेट है वो 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़ करके, लोकदल छोड़कर कांग्रेस में आया। इन्होंने क्यों टिकट दी भाई? अरे भैया, जिसके घर शीशे के होते हैं उसको दूसरे की तरफ पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आपको सब पता है आपके साथ क्या, आपका कैंडिडेट कैसा है और कैसे कैसे वो जेल के अंदर है। भैया, ये छुपी हुई नहीं है। सबसे पहले तो जेजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि किसानों की हितैषी होने की जो उन्होंने बात कही, मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं, कोरोना काल में जब सारे लोग पीड़ित थे और लोग रोटी कपड़ा मकान दवाई हर चीज के लिए मोहताज थे, तो इनके नेता दोनों भाई शराब बेचने में व्यस्त थे। दोनों भाई शराब बेचते थे। उसके बाद जो भाई ने नशे की बात कही, बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा हर लड़का नशे की, 22 में से 13 जिले नशे की गिरफ्त में है। हमारी नौजवान पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पे है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, कांग्रेस पार्टी के शासन में हमारा हरियाणा प्रदेश खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था और प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था और हर चीज में नंबर 1 था। और आज की डेट में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश है। 13 जिले नशे की गिरफ्त में है, बर्बाद होने की कगार पे हैं। नए नौजवान लड़के आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं और कुछ लड़के आत्महत्या करते भी हैं, अखबारों में पढ़ना आप। और उसके बाद जो इन्होंने मेयर की बात उठाई, मैं बताना चाहता हूं, मेयर बने थे कांग्रेस पार्टी के। अगर उनको जाना था पहले मेयर का पद छोड़ते और खाली हाथ जैसे आए थे वैसे चले जाते। वो मेयर का पद कांग्रेस पार्टी की देन थी, कांग्रेस को जिताया था, ना कि निखिल मदान को। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब पिछले 9.5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, क्या उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हरियाणा प्रदेश में शराब बंद करने का काम किया था? क्या उस समय हरियाणा प्रदेश में शराब वह आबकारी मंत्रालय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खत्म किया था? क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा महाभारत का धृतराष्ट्र बनकर बैठा है। उसको केवल वो पुत्र मोह में होके हरियाणा के हर वर्ग का ख्याल रखने में नकारा हुआ है। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसने किसानों की जमीनों को हड़पने का काम किया है, वही भूपेंद्र हुड्डा जिसके खिलाफ आज ईडी के और सीबीआई के अनेकों मामले दर्ज हैं, चाहे वो डीएलएफ लैंड स्कीम हो, चाहे वो मानेसर लैंड स्कीम हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का सबसे बड़ा लुटेरा है। स्कैम तो सबकी सरकार में सामने है जी। कौन सी सरकार थी जिसमें स्कैम नहीं थे? देखिए, हमारे जेजेपी के प्रवक्ता, उनको ना सबसे पहले शराब याद आई। मुझे भी एक बात याद आई कि कोरोना में स्कूल बंद थे, शराब की दुकानें चालू थे, क्योंकि शराब का मंत्रालय इनके पास था। आज रजिस्ट्रियों में सबसे ज्यादा घोटाला होता है। हमारे जो साथी हैं, जो गरीब आदमी है, फैक्ट्री में नौकरी करता है, 10, 15, 20 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीदता है, आज अपने प्लॉट को बेच नहीं सकता। आज निगम से एनओसी लेके आओ, आज उस पोर्टल से करके आओ। आज बीजेपी सरकार ने इतना दुखी कर रखा है। और जब मलाई चाटने का काम था तो हमारे भाई ने, जो जेजेपी वाले थे, 4 साल तक खट्टर की गोदी में बैठ के मलाई चाटने का काम किया। जब लगा खट्टर को, बीजेपी को, कि ये अलग चुनाव लड़ेंगे तो वोट डिवाइड होंगी,
वैसे इनको लात मार के भगा दिया, अब चलो तुम न्यारे जाके चुनाव लड़ो। अगर इस प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर सकती है। अगर गरीब का, मजदूर का, किसान का, महिला का कोई सच्चा हितैषी है तो केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है। आप विधानसभा इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लोकसभा में तो कहीं पे भी नहीं थे आप। देखो, हाथी के चश्मा लगा हुआ है, हाथी को आप कमजोर मत मानना। और मैं कहूंगा, लगा के चश्मा चला है हाथी, उड़ रही है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। गठबंधनों का तो वैसे भी हरियाणा में कोई भरोसा नहीं है। देवेंद्र साहब, एसवाईएल का मुद्दा पूरी तरह से गायब है। पंजाब में आपकी सरकार है, आप चाहते थे मसला हल हो सकता था, लेकिन मना कर दिया आपके मुख्यमंत्री ने। मैं एसवाईएल पे रिप्लाई देने से पहले थोड़ा सा एक बार मैं पीछे जाना चाहूँगा। चोर चोर मुशेरे भाई, बोला जिसके घर खुद शीशे के वो तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हमारे घर शीशे के नहीं है, हम पत्थर जरूर फेंकेंगे। अभी जजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, इशारे अपने को क्यों उनके साथ तो कार्यकर्ता आए नहीं, जजपा के साथ तो इशारे भूपेंद्र गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने को कर रहे हैं कि तालियां बजाओ भाई, कांग्रेस की दौड़ने लग रहे हैं, आपस में लगे हुए गठजोड़ करके। दूसरी, इस विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति होते हैं वो पसंद आते हैं। निखिल मदान यहाँ का मेयर था, 3.5 साल करीम खाई, जो ट्राई कलर 26 जनवरी को ट्राई कलर के रूप में लाइटें लगवाई गई थी, सारी की सारी लाइटें फ्यूज हो गई है। आज वो इनका हीरे का जो हीरा बनकर के भारतीय जनता पार्टी गोदी में आके बैठ गया है। पूरा शहर कचरे के ढेर में तब्दील है, पूरा शहर बीमारियों के अंदर फैला हुआ है। एक भी रोड जो मेन रोड के ऊपर गलियां मिलते किसी भी वार्ड के अंदर, वो फट गई है, उसको बनाया नहीं गया है। आखिर कहां है वो पैसा? पूरा 3.5 साल के अंदर कितना पैसा आया है, कितना खाया, उसका सफेद श्वेत पत्र लेके आए निखिल मदान, उसके बाद जनता के बीच में जाए और वोट मांगे, जनता देगी। अब रहा आपके सवाल का जवाब, एसवाईएल का मुद्दा बड़ा अच्छा मुद्दा है जी। राजनीतिक पार्टियां जब भी सत्ता के अंदर आई तब एसवाईएल का मुद्दा गर्म हुआ। हमारी सत्ता के अंदर 2.5 साल से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर, बहुत अच्छा काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री पंजाब सरकार भगवंत मान जी कर रही है। एसवाईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कोर्ट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हस्तक्षेप करे, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बिठाए और उसका हल निकाले। वही प्रधानमंत्री है जिसने 2014 के अंदर गले फाड़ फाड़ कर रेवाड़ी में कहा था कि हमारा हजारों क्यूसिक लीटर पानी बह करके पाकिस्तान जा रहा है, मैं उसको रोकने का काम करूंगा। आखिर क्यों नहीं रोका उस प्रधानमंत्री ने? किसान जो पानी का हक है वो हरियाणा के किसान का भी उतना ही है जितना पंजाब के किसान का, राजस्थान के किसान का, गुजरात के किसान का, यूपी के किसान का है। और हर एक किसान को पानी मिलना चाहिए। पानी के ऊपर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की अच्छी राजनीति है और एसवाईएल का हल इनसे नहीं निकलेगा। अभी आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की है, दोनों सरकारें बैठेगी और इसका हल भी निकलेगा। फिर आप कहेंगे केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, अब हल नहीं निकल सकता। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, ये हल निकल सकता है। आज ही प्रधानमंत्री बैठा ले तो। गहलोत साहब जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे मेरी बात हो गई है। ये जो एसवाईएल का मुद्दा, मैंने अभी उनसे बात की देवेंद्र जी से, कोई पार्टी चिमटे से भी नहीं छूना चाहती है इस मुद्दे को, और विपक्ष भी नहीं बात करना चाहता आपसे इस पर। और इस चुनाव में तो ये मुद्दा गायब ही है। कम से कम एक मुद्दे पर तो हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। देखिए, मैं 2 सवालों का आपका जवाब दूंगा। एक तो मैं पानी की बात करूं, जब केजरीवाल पंजाब का इलेक्शन था तो केजरीवाल ने कहा कि हम तो हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। शमशेर सिंह सुरजेवाला का एक बेटा है रणदीप सुरजेवाला, उसने कहा कि हरियाणा का हक ही नहीं बनता, जबकि वो यहाँ से राजनीति करता है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मसला आया हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मसला आया हो, चाहे विधानसभा का हाउस बनाने का मसला आया हो, हर बात पर इन्होंने विरोध करने का काम किया। मैं एक इनका जवाब और दूंगा। वैसे तो इनके 1% भी राय नहीं आनी, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इसने सवाल कर दिया तो मैं जवाब देना चाहता हूं। मेरे पास 50 वीडियो हैं जिसमें केजरीवाल जी ने यह कहा कि सीबीआई और ईडी को भंग कर देना चाहिए। जब शीला दीक्षित को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को वो गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उनको आज ये क्या कर रहे हैं? शाम को तो उनकी कोली भर के मिल रहे हैं और सुबह वो इनको लात मार के। आप भी तो कहते थे हुड्डा को गिरफ्तार करवाएंगे, आपने भी नहीं किया। हुड्डा साहब, 2 सरकारें आपने बना ली हुड्डा साहब की गिरफ्तारी की बात करते करते। हमने कभी नहीं कहा कि हुड्डा को गिरफ्तार कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी करती है। अगर वो दोषी होंगे तो जेल 10 साल में भी नहीं हुआ दूध का दूध पानी का पानी। मैं कहता हूं, ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई थी, 20 साल केस चला था। 20 साल केस चलने के बाद हुई थी। एक न्यायिक प्रक्रिया है,
उसमें हमारी सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम करती है, न्यायालय अपना काम करता है। जब समय आएगा तो वो जेल में भी जाएगा। देवेंद्र जी के नेताओं के खिलाफ भी कुछ मिला नहीं अभी तक, तभी भी वो है अंदर। जी आऊंगी आपके पास। जी मैं दो बातें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले कांग्रेस वालों से पूछूंगा, आप मेरे प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी निखिल मदान पर एक भी आरोप साबित कर दे तो मैं सोनीपत और राजनीति छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। दूसरी बात, आप ये कहते हो कि कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीदा गया है, उससे पहले जब आपके पवार साहब इनेलो में थे तो तब आपने कैसे खरीदा था उसको बताइए, कांग्रेस वाले जवाब दीजिए। निखिल मदान जो है जब मेयर थे यहाँ पे, तो ये आरोप जो हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने लगाए थे। ये आरोप कांग्रेस वालों ने नहीं लगाए थे, आम आदमी पार्टी ने नहीं लगाए थे। ये साहब है ना, एक बार उनकी वीडियो देख लें, नहीं तो इनको हम दिखा देंगे। और मैं एक मेरा सवाल है बीजेपी से, एक मेरा सवाल है कि पूछिए, आप सवाल पूछिए, शांत हो जाइए प्लीज। नहीं एक करके। एक मेरा सवाल है कि जो ये सोनीपत में जो ये रोड है, जैसे गोहाड़ा वाला रोड है हमारा, उस पे रोड की जगह लॉकिंग टाइल बिछा रहे हैं, क्या बजट खत्म हो गया क्या सरकार के पास? देवड़ू रोड है, 1 साल से पड़ा, जनता परेशान हो रही है, क्या समस्या आ रही है, मतलब क्यों नहीं बन रहे रोड ये? ठीक है, और ड्रेन नंबर 6 पे भी बात करेंगे। जी देखो, अब तक जो डिबेट हुई ना, वो कभी हरियाणा में चली गई, कभी प्रदेश स्तर पर चली गई। बात होगी सोनीपत की। सोनीपत के मुद्दे हैं। 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने सोनीपत की जनता को वादा किया था कि बीजेपी सरकार आने पर डबल इंजन की सरकार होगी, सोनीपत में मेट्रो आ जाएगी। सोनीपत से 40,000 आदमी जाते हैं दिल्ली नौकरी करने के लिए। सोनीपत की तरफ बादली से एक पिलर भी नहीं उड़ा 10 साल में। रही दूसरी बात, सोनीपत में कविता जैन हमारे कैबिनेट मंत्री रही, जल भराव की समस्या थी, शहरी विकास निगम मंत्री थी। उन्होंने घोटालों के सिवा अमृत योजना के तहत 550 करोड़ रुपए आया था, सब चट करके 10 करोड़ के खजूर घोटाले। मैं कहूँ इसलिए टिकट ही नहीं दिया आपकी। टिकट नहीं, पिछली बार सोनीपत की जनता ने 35,000 से उनको हराने का काम किया था, और अब की बार इनको पता था और बुरी तरह हारेगी। इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था। इन्होंने ईडी का जो डर दिखाकर कांग्रेस से मेयर को, कांग्रेस इतने कमजोर क्यों है कि डर से चले जाते हैं? एक बात सुनो, कांग्रेस कमजोर नहीं है। नहीं, ये डरते क्यों है? कुछ नहीं किया तो ना डरे। कोई नहीं डरा, निखिल डर गया, निखिल डरा। मैं फिर आऊंगी आपके पास। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मुमताज जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपके मंच के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सापनाथ और एक नागनाथ है, और दोनों मिले हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो जब भाजपा उसके विपक्ष में अपना प्रत्याशी नहीं उतारती, और जब भाजपा अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो कांग्रेस उस चुनाव से पीठ दिखाकर भाग जाती है। और रही बात इनेलो की, अभी इनेलो पार्टी ने सिरसा में जिस पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया है, उसने सार्वजनिक मंचों से यह स्वीकारा है कि हलोपा, बसपा और इनेलो मिलकर भाजपा की सरकार बनाएंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी पिछले 15 दिनों से दोनों घुटने टेक कर कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पर उसके द्वार पर बैठी हुई थी कि हमें साथ ले लो, हम दोनों मिलकर इस हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम करेंगे। बुराई क्या है गठबंधन में? आपने भी किया, क्या हो गया अगर वो भी? हमारा गठबंधन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और स्वर्गीय काशीराम के विचारों का गठबंधन है। आप भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा पार्टी के पैनलिस्ट से और कांग्रेस के पैनलिस्ट से पूछने का काम ठीक है, अपनी मर्जी से कहा आपने सफर किया, मैं रुक हवाओं का जिधर है उधर किया। मैं कुणाल साहब, ये कांग्रेस तो कहती है बीजेपी की बी टीम है, आप और जेजेपी दोनों ही। देखिए, एक बात तो है, इनको सपने में बेसिंग चौटाला ही देखते हैं। कोई बात आ जाए, अब ने गठबंधन क्यों कर लिया, अब ने आज अलोपा के साथ गठबंधन क्यों कर लिया, अब ने बीएसपी के साथ गठबंधन क्यों कर लिया, अब ने ये घोषणा क्यों कर दी, अब मायावती जी को क्यों लेकर हरियाणा में आ रहे हैं। इनको सिर्फ चिंता है तो केवल अभय सिंह चौटाला जी के। दूसरी, जो मेरे भाई बात करते हैं चौधरी देवीलाल की कि हम चौधरी देवीलाल की विरासत हैं, चौधरी देवीलाल की विरासत का तो हरियाणा की जनता ने, पूरे देश की जनता ने उसी दिन निर्णय ले लिया था जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी विधायकी का इस्तीफा फेंक कर मारा था किसानों के लिए। उस दिन पता लग गया था
कि चौधरी देवीलाल की विरासत कौन है। दूसरी, काशीराम की भी विरासत ये तो दूसरी ले आए। काशीराम की विरासत अगर कोई है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो उनके हर उस पे चलने का काम कर रही है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। विरासत में उलझे रहेंगे आप लोग और इधर कांग्रेस बीजेपी बाजी मार ले जाएंगे। नहीं, अब की बार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के अंदर, आप लिख लो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यह देखना होगा कि किंग मेकर कौन बनेगा, बीजेपी बनेगी या कांग्रेस बनेगी। हरियाणा के अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब बाद में आ जाओगे, गठबंधन में आ जाएंगे आप बाद में, केवल मुख्यमंत्री की लड़ रहे हैं। और जो इन्होंने हलोपा की जो बात कही ना, कांडा की, हमारे दिग्विजय जो युवा नेता थे, पहले बहुत गीतिका शर्मा के लिए उनके कांडा के पुतले फूकने का काम करते थे, परंतु जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए अपना इस्तीफा देकर, नहीं, अगर आप बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं तो फिर कांडा साहब के भी खिलाफ होना चाहिए। कांडा साहब ने आज खुद बयान दिया है, आप उनके लेटेस्ट बयान को देख सकते हैं। ये पिछले बयानों की सीडी, क्योंकि ना सीडी और ईडी इसमें ये माहिर हैं, ये पुरानी सीडी चलाकर लोगों को बरगलाना चाहते हैं। आज कांडा जी ने भी खुद ये कहा है कि हमारी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ है, और हमारा जो गठबंधन है वो किसान, कमेरे और मजदूर वर्ग के साथ। ठीक है, कटारी साहब आऊंगे आपके पास। एक सवाल गलावा साहब आपसे ले लूं मैं। ये ड्रेन नंबर 6 का मामला बड़ा रैम्पेंट है यहाँ पर, में कोई निकासी हुई नहीं अब तक, मतलब काम ही नहीं हुआ। ड्रेन नंबर 6 को लेके लोग बड़े परेशान हैं, आपके विधायक रही यहाँ पर, आपने क्यों टिकट नहीं दिया, इसीलिए नाराज थे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी का रजिस्ट्री नहीं होती। यहाँ ये नहीं है कि मठाधीश नहीं होते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी का लड़े, उसका लड़का भी लड़े, हार जाए तो फिर राज्यसभा का, हार जाए तो विधानसभा का। आप गलावा साहब, मैं आपको यही रोक रही हूँ। अभी कितने परिवारों में आपने टिकट दी? अभी शायद 8 या 9 टिकट दी आपने। श्रुति चौधरी को दी, किरण चौधरी की बेटी को आपने दी, राव इंद्रजीत की बेटी को आपने दी, आरती राव को टिकट दी, मनमोहन भडाना को आपने टिकट दे दिया, जो आखिरी केएल मिड्डा को आपने टिकट दे दिया। आप परिवारवाद के खिलाफ तो आप आए थे। आप सुन लीजिए, आखिरी पंक्ति में भी हमारे जो वर्कर बैठा होता है उसको मुख्यमंत्री बनाने का हम काम करते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री देख लिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देख लिए, और मैं ये कहता आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे। हमारे उपराष्ट्रपति देख लिए, किसान के बेटे को आप खिलाफ थे ना परिवारवाद के। भव्य बिश्नोई को भी टिकट दिया। ये तो मठाधीश पैदा हो गए, ये तो शैलजा की भी टांग तोड़ने को तैयार थे। आपने क्यों दिया? आपने क्यों दिया राजनीतिक परिवारों में टिकट? कोई परिवारवाद नहीं हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ तो कोई तो आपने 8 से 9 टिकट दिए सर, आप नकार रहे हो। कहता हूँ आप एक इंस्टेंस ले रहे हो, वहाँ तो सारे के सारे एक नहीं, मैंने 8 से 9 एग्जाम सारे, मैं कांग्रेस में तो सारे के सारे। आप उनके खिलाफ यही बोल के तो आए थे ना, ऐसे ही तो मैंडेट लिया था ना, आपने कहा था हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। जी कटाई जी, देखिए बहन जी, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, आप मेरे सामने से कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हम भी आए हैं, हम भी डिबेट में। बोलिए। देखिए, ये जो है बेकार में टाइम खराब करने वाली बात है डिबेट निसंदेह, लेकिन मुख्य बात ये है कि हमारा जो मुकाबला है वो थोड़ा बहुत अगर कहीं कहीं किसी जिले में है तो भारतीय जनता पार्टी से है। इसके अलावा और कहीं किसी भी पार्टी कहीं सरवाइव नहीं कर रही है। मुख्य बात ये है, इस बात पे सहमत हो कि नहीं हो भाई? ये देखो, जनता जनार्दन सहमत है। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके काले कारनामे उजागर हो चुके हैं। इन्होंने जिस तरीके से किसानों के रास्ते में कीलें बिछाई, 750 किसानों की शहादत ली, और इन्होंने जिस तरीके से भारतीय फौज को बेचने का काम किया है, 4 साल की फौज रख दी, 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार सोनीपत में आपने पिछले दिनों देखा, सरेआम दिन। कटारी साहब, निखिल मदान क्यों डर गए ईडी से? कहाँ क्यों डर गए, क्यों चले गए उधर? नहीं, निखिल मदान कहीं भी जाए हमें क्या है, वो अपनी लड़ाई लड़े, उनका जो अपना उनको देखना है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो हमारी कांग्रेस के सिंबल पे बने थे मेयर, हमारा सिंबल देके हमारी छोड़ के भाई ये आपका मेयर का पद ये रहा और मैं जा रहा हूं, चले जाते। कांग्रेस पार्टी मेयर जीती थी, निखिल मदान नहीं जीता था। अगर उसमें दम है, वो आजाद उम्मीदवार जीत के दिखाए, दोबारा सोनीपत में मेयर बन के दिखाए, मैं दावा करता हूं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और इस आदमी ने उसको मेयर बनाया था, इस आदमी ने उसको मेयर बनाया था। कायल साहब, आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि 5 साल नजर नहीं आए आप लोग हरियाणा में, पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहे जैसे बाकी की पार्टियां रही हैं, और अब आखिरी के वक्त में आपको इतना भरोसा है कि आके सत्ता भी संभाल लेंगे।
और उन्होंने ये भी कहा कि क्यों गठबंधन के लिए ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहे दिल्ली में जा जाके। देखिए, पहली बात तो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील कटारिया जी यहाँ खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि कोई व्हाट्सएप पे ईडी या सीबीआई का व्हाट्सएप मैसेज इनके पास आ गया है, जो मुकाबला बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी अब की बार मैदान के अंदर है। दूसरा सवाल आपने इन्होंने इनसे किया कि निखिल मदान क्यों डर के भाग गया। अरे डरने के लिए, झुकने के लिए किसी के सामने एक तो अपने अंदर कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्त चाहिए। वो जज्बा और वो जिगरा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल में है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के अंदर है। इसलिए वो ना कभी डरे हैं, ना झुके हैं, ना रुके हैं। आज भी हम अपनी आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे बाहर आए हैं। आप दूसरी बात कि जो आप बात कर रहे थे अभी, 5 साल क्यों नहीं एक्टिव थे? पूरे के पूरे जब से पार्टी सत्ता के अंदर बनी है और हरियाणा में जब से है, मुझे पार्टी के अंदर 17 अगस्त 2021 से 17.5 साल कांग्रेस छोड़ करके मैं आम आदमी पार्टी के अंदर आया था। 3 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। आज ये जो अकेले देवेंद्र कादियान से तो सरकार नहीं बनेगी ना आम आदमी पार्टी की हरियाणा में। देवेंद्र कादियान कौन है? नहीं तो अकेले आपसे थोड़ी ना बन जाएगी। देवेंद्र गौतम नाम है मेरा। माफ कीजिएगा, देवेंद्र गौतम। अकेले आपसे थोड़ी ना सरकार बन जाएगी। आप सोनीपत में एक्टिव रह लेंगे, सरकार बन जाएगी। 90 की 90 इलाकों में आपके नेता गए नहीं। 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी पहले के नंबर पे रही। में आपने टिकट दिया, वहाँ लोग जानते ही नहीं उनको, आपके उम्मीदवार को। जी कुणाल साहब, आऊंगे आपके पास। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करें सोनीपत में, क्योंकि आप लोग सोनीपत आए हो, सोनीपत के अंदर 2 महीने के अंदर 50 से ज्यादा गाड़ियां हमारी सेक्टर 12 और 15 में से चोरी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें, अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो सोनीपत उदयपुर की तरह जिलों का शहर बन जाता है। यहाँ आप नाव चला सकते हैं, आप किसी भी रोड पे किसी भी गली में चले जाएं। आज सीवर की व्यवस्था कितनी बुरी है। आज हमारे सोनीपत के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, ना डॉक्टर है, ना दवाइयाँ है, ना इनकी एक्सरे मशीनें काम कर रही हैं। अगर ये जो बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने कभी कोरोना के नाम पे कभी अपना टाइम पास करते हैं, अपने घरों पे कुत्ते बांध रखे हैं, और इतनी बुरी तरह से हमारी सोनीपत की जनता ने, और हमारा हरियाणा युवा में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। आज ये पोर्टल पर लोगों को उलझाने का काम करते हैं। अगर टीचर लगाने हो, कभी सीटेट करो, कभी एचटेट करो, सिर्फ बच्चों को टाइम खराब करने के लिए ये करते हैं। और जहां तक मैं बात करूंगा, हमारे सोनीपत के अंदर जो काम करवाए थे परम पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करवाए थे, सबसे बड़ा उत्तर भारत का खेल परिसर जाट जोशी में बनवाने का काम किया। गवाना के अंदर शुगर मिल बनवाने का काम किया। इसके अलावा केएमपी की नींव जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2004 में कराया, जो कि 15 साल के बाद हुआ। राय के अंदर जो आज डेवलपमेंट हो रही है, अगर हम गुड़गांव की बात करें, जिस तरह गुड़गांव को हर पूरे देश में चमकाने का काम करा, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। लेकिन शायद लोग भूल जाते होंगे, या तो इसलिए सत्ता में लाते नहीं है। जी, सवाल लेने आऊंगी मैं। जी बताइए। मैं शिक्षा के विषय में इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। किससे है आपका सवाल? बीजेपी सरकार से। इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया, कॉलेज बंद करने का काम किया। अगर आपको पता हो, हरियाणा के अंदर जेबीटी कोर्स, जीएनएम कोर्स, सरकारी स्कूल हर तरीके से इन्होंने बंद करने का काम किया है। किसी टाइम में हरियाणा सोनीपत शिक्षा का हब होता था। आज पहले बच्चे मध्य प्रदेश में या जम्मू कश्मीर जाके अपनी शिक्षा करके आते थे बाहर जाके। हुड्डा सरकार में ये चीज हुई कि यहाँ का बच्चा यहीं रुका। ये उस बिल्कुल शिक्षा विरोधी है, इन्होंने शिक्षा का बिल्कुल चौपट कर दिया। गहलोत साहब, सारे सवाल आपको ही आ रहे हैं इधर। जी, 1 मिनट सर, आप बाद में। सबसे पहले मैं खबर अभी तक का स्वागत करता हूं, और एक क्वेश्चन मैं हमारे छोटे भाई जॉनी लॉटर से बात करता हूं। अभी आपने पूछा था कि जो है ना गठबंधन की बात आई, जिसमें मतलब दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आजाद जी, और इन्होंने कहा कि जो है ना चौधरी देवीलाल और उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं चौधरी देवीलाल की बात करूं तो जो है ना देवीलाल के नाम पे इन्होंने पिछले दुष्यंत चौटाला जी 10 सीट लेके थे। आज उनका क्या हाल है? तो कहाँ गई विरासत? दूसरी बात, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कही है, तो आजाद पार्टी के साथ संगठन में गठबंधन है, उसका झंडा देखो कांशीराम का है, बाबा साहब का तो नाम निशान मिटा दिया उसने। और वो जो है ना विरासत की बात कर रहे हैं। अब आज नया छोरा चंद्रशेखर आजाद है ना। मैं ये कह रहा हूँ, जोनी जी ने ये कहा है कि भीमराव अंबेडकर का हुआ है।
और उसके बाद दूसरी बात, अब मैं ये गहलोत साहब से पूछ रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जो है ना 4 जाम की बात करूंगा मैं। 4 जाम, एक तो सड़क जाम का मतलब गड्ढे उखड़ी सारा है, सड़क जाम है। दूसरा जाम ट्रैफिक जाम, जो आज तक जो है ना वो नहीं हो सका। तीसरा जाम सीवर जाम, अब भी जो है ना मतलब घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है। चौथा जाम हमारे कमर्शियल दुकानदार भाइयों को जो है ना वो तो 8 बजे 9 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं, और जो है ना ठेके रात को 12-1 बजे तक है। मैं फिर आऊंगी ना सर, जवाब तो ले लूं एक एक करके, जवाब तो ले लूं मैं, पहले आप बताइए। मैं इनेलो की कहते हैं माँ बेटी की पार्टी बज गई बस। मैं पहले इनेलो के प्रवक्ता साथी को जवाब देना चाहता हूं। जब इनेलो से जननायक जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने पार्टी से निकाला, उस समय हमारी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी ने इनेलो के साथियों को, मैं यूं कहूंगा अभय सिंह चौटाला को, पार्टी का झंडा भी देने का काम किया था, पार्टी का डंडा भी देने का काम किया था, और पार्टी का फंड देने का भी काम किया था। और इसके साथ साथ मुमताज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला को पार्टी के 17 विधायक देने का काम किया था। अगर चौधरी विरासत नहीं संभाल के रख पाया, अगर चौधरी छोटे छोटे जवाब दीजिए, विरासत नहीं संभाल के रख पाया, विधायक आपके हैं ही नहीं, चले गए। अगर अभय सिंह चौटाला जी में जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा होती तो उन 17 विधायकों को भी रोकने का काम करते। वही अभय सिंह चौटाला जी ने 17 विधायकों से पार्टी को 1 विधायक पर लाकर खड़ा कर दिया। और रही बात सोनीपत के विकास की, मैं आपके मंच के माध्यम से सोनीपत के वासियों को बताना चाहता हूं, पिछली सरकार में अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे, और उनके दिशा निर्देश से, उनकी रहनुमाई से हर विधायक को 125 करोड़ रुपए का बजट, लगे कितने मैं बताता हूं ना, 125 करोड़ रुपए का बजट डायरेक्ट विधायकों को देने का काम किया था। ठीक है, गहलोत साहब 4 जाम की बात की, शिक्षा की बात की उन्होंने, ये हब हुआ करता था, क्यों कमजोर पड़ रहा है सोनीपत? देखिए, सोनीपत के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। कांग्रेस कितने सालों तक देश को लूटती रही। हमारी सरकार आई, हमने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बनाने का काम किया। कौन कहता है हमने ला यूनिवर्सिटी हम लोग लेकर के आए। सिर्फ कांग्रेसियों को एक बात की तकलीफ है कि ये जो दलाली करते थे, हमारी सरकार ने दलाली को खत्म करने का काम किया और सीधा हम लोगों के खाते में दलाली क्या करते थे, कह रहे 1 इंच भी इन्होंने, 1 पिलर भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं आया, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आई, कोई भी इन्होंने शिक्षा के सत्र में काम नहीं किया। 5000 के आसपास स्कूलों को बंद करने का काम किया ताकि गरीब और जो कमेरा वर्ग है, किसान वर्ग है, वो अपने बच्चों को ना पढ़ा सके और इनके गुलाम रह सके। इन्होंने गुलामी प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया। कोई भी तरक्की और विकास की बात ये नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और लूट और झूठ की राजनीति करते हैं। और जहां तक बात है विकास की, विकास के नाम पे इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। अब इनके पास सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने गठबंधन किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 5 से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें खाता भी नहीं खुलेगा, और इनके मुख्यमंत्री लाडवा में मुझे लगता है कि वो एक सेफ सीट की तलाश में, एक बंकर की तलाश में वहां पहुंचे हैं। वहां पे भी हारेंगे, दावे के साथ मेवा सिंह से हारेंगे। पीछे आऊंगी मैं, पीछे बिल्कुल जी। नहीं, आपसे हो गया जी, आपसे हो गया, नहीं तो आम आदमी पार्टी से तो हो गया। हमारा तो आपसे सवाल है जी, वो उसने चोर बता, वो उसने, आप आखिर में नहीं बता दियो किसकी गिरनी है। जनता की आंख बंदी रही, ये सारे डाकू घोषित हो गए, आप बता जाइयो। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कराया तो इनने सीएम क्यों बदलना पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ इससे सवाल। और किसी के सवाल इधर जी? मैडम जी, मेरी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी आए हैं उनसे एक सवाल है, एक नहीं 2। इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो निखिल मदान है बहुत शरीफ है, अच्छे हैं। क्या बीजेपी के पास कोई शरीफ नेता था ही नहीं क्या सोनीपत में? कांग्रेस का लेना पड़िया है। हाँ। आपसे हो गया था सर, फिर आ जाऊंगी आपके पास, फिर आ जाऊंगी मैं। 1 मिनट पहले उधर से आऊंगी। गहलोत साहब सवाल याद रखिएगा। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहले कहा था कि जब ये किसानों को ये बताते, किसान आंदोलन को बीमारी बताते थे, उसी टाइम पे चौधरी
अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि जेजेपी सिर्फ माँ बेटे की पार्टी बनकर रह जाएगी, और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि इन्होंने इनेलो का झंडा और डंडा दिया, भाई बड़ा कौन होता है? अजय सिंह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पिताजी हैं, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अजय सिंह चौटाला जी के पिताजी हैं? आज जब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहा चौटाला जी बीमार थी, एक दिन भी पूरा दुष्यंत चौटाला, उनकी पत्नी, उनका कोई भी जाति सवालों पे नहीं जाएंगे सर, हम जाति सवालों पे नहीं जाएंगे, प्लीज प्लीज, पर्सनल सवालों पे नहीं। गहलोत साहब, जनता पूछ रही है, आप उनको चोर बता रहे हैं, वो आपको चोर बता रहे हैं, फिर आप उनको चोर बता देते हैं, वो उनको चोर बता देते हैं, वोट डाले किसको जनता? मैं तो सबूत देता हूँ, हमारी सरकार में ये ज्यादा लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। 1 लाख लटा साहब प्लीज आ जाइए इधर। हाँ? नहीं नहीं, ये नहीं चले, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, प्लीज प्लीज लटा साहब प्लीज इधर आइए, ऐसे नहीं, बिल्कुल सब मैं आ जाऊंगी इधर, ऐसे ही डिबेट चलेगी नहीं, मैं आऊंगी आपके पास, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, अपने अपने जगह पर जाइए। बिल्कुल, मैंने उनको कहा कि पर्सनल बातों पे नहीं चाहिए, मैं उनको बोला आप अपनी अपनी जगह आ जाइए, प्लीज ऐसे नहीं होगा जी। नहीं, आप पर्सनल क्यों होते हैं? आप पर्सनल क्यों गिरा? मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया सभी साथी अपना भाईचारा बनाए रखें। मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा ऐसे नहीं, प्लीज मैं आऊंगी, आप शांत होने दीजिए, माहौल तो शांत होने दे, बैठ जाइए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे ही डिबेट जाएगी नहीं, ऐसे नहीं जाएगी डिबेट। आप ही की बात करने आए हैं, आप ही के मुद्दे सुनने आए हैं, हम सवाल भी कर रहे हैं आप लोगों के जरिए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, फिर क्या परेशानी है? मैंने खुद उनको बोला कि पर्सनल चीजों पर नहीं जाए, आऊंगे आपके पास। मैं इनसे पूछा, आपसे भी वही पूछ रही हूँ, जनता पूछ रही है, अगर ये सारे एक दूसरे को चोर बता रहे तो हम ही बता दें वोट किसको डालनी है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से सोनीपत की जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना लूटना था वो लूट लिया है, और अब ये 90 विधानसभाओं का जो चुनाव है, इन 90 में से एक विधानसभा चुनाव पे तो उनका कैंडिडेट छोड़ के भी चला गया। इनको जो है, इनको अब छिपने की जगह नहीं मिल रही है और ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अभी चुनाव बहुत दूर है। मैं हरियाणा की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। आपकी रैली जी। एक कार्यकर्ता, मतलब एक वोटर ने ये बता दिया कि सारे चोर है, सच बात है, सारे ही चोर है। इन्होंने 22 दिसंबर 19 आप भी हैं, 22 दिसंबर आम आदमी पार्टी भी है, उन्होंने कहा, सबको बोला, तो आप ये मानते हैं आप भी हैं? 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला बना था, 22 दिसंबर 2024 को 52 साल होने को हैं। सारी की सारी पार्टियों ने राज कर लिया, इनेलो ने कर लिया, जजपा ने कर लिया, कांग्रेस ने कर लिया, बीजेपी ने कर लिया, सब ने इस सोनीपत जिले को लूटने और खसोटने का काम किया है। जितनी बार सोनीपत की जनता ने वोट दी, उनको ठगने का काम किया है। अब की बार एक मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है और इसके ऊपर मोहर मार करके सोनीपत की जनता यहां से आम आदमी पार्टी का विधायक बनाने जा रही है। अब की बार सोनीपत का विधायक सोनीपत का बेटा बनेगा, सोनीपत का आम आदमी के घर का बेटा बनेगा। ठीक है, मैं एक ही सवाल लूंगी उधर से, एक ही, बता दीजिए कौन आपका मन की तमन्ना है। एक सेकंड, आपसे हो गया था, आपसे हो गया था। हेलो, पहले सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, अपना भाईचारा, सब पार्टी कैसी हो, हम बना है भाई, हम तो भाई है ना, बना हुआ है भाई, पॉलिटिशियन वाला भाई है कि नहीं है, बता दे। अब बढ़िया ऐसे है। मैं गौतम जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, स्पेशल इतनी पब्लिक बैठी है, एक तो इन्होंने अपना परिचय खुद दिया, मैं 3.5 साल से अब टिकट का दावेदार हूं, क्या इनको परिचय खुद देना पड़ेगा? कमाल की बात है, विधायक को कभी नहीं कहना पड़ता, वो अपने अभी ऑटोमेटिक सोनीपत की पब्लिक जानती है। नंबर 2, जब केजरीवाल सीएम बना था, उसने क्या कहा था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कोठी नहीं बनाऊंगा, इसे क्या कर दिया? कमाल की बात है। नहीं ऐसे नहीं, मैं जवाब ही नहीं ले पाऊंगी, आप प्लीज बैठिए, मेरी रिक्वेस्ट है अदब के साथ आपसे, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए जी। गाड़ी नहीं लेंगे, राजकाज यूं ही संभालेंगे, जनता पूछ रही है। देखिए, वो मुख्यमंत्री है,
वो मुख्यमंत्री उनको गाड़ी देना, उसकी सिक्योरिटी को संभालना होम मिनिस्ट्री का काम है। होम मिनिस्ट्री किसके पास थी? भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जिसका ये दावा करते हैं। अगर उनकी सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा? वो तो आज भी उन्होंने 1 मिनट में मुख्यमंत्री के पद को लात मार दी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को तोड़ा जाए। उन्होंने 1 मिनट में इनके मनसूबे पर पानी का फेरने का काम किया। ये किसकी बात पर करेगी? ये अनपढ़ गवार चौथी पास राजा के सत्ताधारी जो बैठा हुआ है, उसको किसी बात का नहीं पता। उसको नाली की गैस से तो चाय बनाने की बात करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की बराबरी करेंगे। कहां से बराबरी करेंगे? बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। अब आम आदमी पार्टी का राज स्थापित होने वाला है। आम आदमी पार्टी का राज हरियाणा के अंदर आने वाला है। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी कैसी पार्टी? देखिए, ये कैसी पार्टी कैसी नहीं पार्टी, क्योंकि इनका ग्राम में नहीं बना। अभी सुनील कटारिया जी ने कहा कि इनका मुकाबला, क्योंकि ये आपस में मीडिया को भी वोटर को गुमराह करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही बात रहे। लेकिन अब की बार कुरुक्षेत्र से एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया है, जो पूरे हरियाणा के अंदर आगाज हो चुका है। जो लोग वहां से जली थी, उसके ऊपर मोहर मारने का काम सोनीपत की जनता करेगी। मीडिया तो नहीं होगा जी, इन्फ्लुएंस मीडिया नहीं होगा जी। कटारिया साहब, ये बड़े संगीन इल्जाम भी लग जाते हैं इधर उधर। बड़े जोशीले हैं, अभी नादान है, एडवोकेट हैं, और इनको जो जैसी डिबेट ये यहाँ कर रहे हैं, इनकी अच्छी प्रैक्टिस है, अपनी प्रैक्टिस कर लेते। कहाँ ऐसी दुकान पर बैठ के जाके जिसमें सामान ही नहीं है। इनको कांग्रेस पार्टी में थे, वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए, अच्छे पद पे। अच्छा, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, आप तो लाइव शो में ही दूसरी पार्टी के लोगों को बुला रहे हो। नहीं आ रहे हैं, दुनिया छोड़ के आ रही है। आप देखो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके तो इधर चले गए, आप उनको बुला रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हर रोज आप देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 50 के आसपास विधायक, पूर्व विधायक, यहां तक के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और समान विचारधारा का। मैं इनको कहता हूं कि भाई आ जाओ, आप गलती से चले गए, वापिस आ जाओ, आपका घर है, पुराना घर है, क्या बात है, इसमें क्या गड़बड़ है? इनको आ जाना चाहिए। इनका, हाँ बिल्कुल, इनकी पुरानी पार्टी है, इनका घर है ये कांग्रेस पार्टी, आ जाना चाहिए इनको। कुणाल साहब, आप किसी बात से डिसएग्री लग रहे इधर? बिल्कुल, ये सारे एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप ना नगर निगम में पीछे जाके देखो, 78 दिन से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किसी के कानों पर जू रेंगने का काम नहीं करते। चाहे हमारी मिड डे मील की बहनें थी, चाहे हमारे सरपंच थे, इन्होंने सब पे लाठी चार्ज करने का काम किया। अगर आज हम अपनी आवाज को जाकर सरकार के सामने उठाते हैं तो ये हमें लाठियों से पीटने का काम करते हैं, आवाज को दबाने का काम करते हैं। जो भी इनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, उसको ईडी का, सीबीआई का और सरकारी एजेंसियों का जितना दुरुपयोग बीजेपी की सरकार में हो रहा है, जिस प्रकार इन्होंने इनके जो मेयर थे कांग्रेस के, इनसे अपना मेयर नहीं संभाला गया, उसको पता नहीं क्या ईडी दिखाई है, सीडी। इनकी जो प्रत्याशी थी बीजेपी की कविता जैन जी, उन्होंने फार्म भर दिया था और उनके समर्थकों ने कहा था कि हम लड़ेंगे। हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं बीजेपी तो मना लिया होगा ना, मना लिया होगा। यही मैं सोच रहा हूँ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप कैमरे को करो, देखो इन भाई के पास बीजेपी के पटके हैं, पर पहनने के लिए कोई आदमी नहीं है। ठीक है लटा साहब, जी बिल्कुल। मैं इधर भी एक सवाल ले लूं। लटा साहब, आप कह रहे थे किसान हितैषी हमारे नेता ये है वो है। अजय चौटाला साहब ने किसान आंदोलन को बीमारी बताया था, याद है आपको? मुमताज जी, जबान किसी की भी फिसल सकती है। वो उस समय जबान फिसलने का काम हुआ था। अगर दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री नहीं होते तो किसान की वो दुर्दशा होती जो अलायंस टूटने के बाद मुमताज जी, बीजेपी वालों ने अनेकों मंडियां 4.5 साल बाद अलायंस तोड़ा। सोनीपत जिले में, फरमाना में, मोहाना में और भैंसवाड़ में 6 ऐसी मंडियां थी जो भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला जी के उप मुख्यमंत्री हटते ही किसान की दुर्दशा करने का काम लेकिन किया। किसानों को बीमारी भी बताओ। किसानों के इसलिए लड़ाई लड़ी तो वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार गिरा देते, इनकी गहलोत साहब की सरकार गिरा देते आप, किसानों के ऐसे हितैषी थे। सरकार गिरते विधायकों से, हमारे पास मात्र 10 विधायक थे। 10 विधायकों से कभी सरकार ना बनती ना सरकार गिरती। क्यों बनाई तो थी आपने? अगर जनता बनाई थी, आप गुमराह कर रहे हैं लोग। अगर जनता जनार्दन हमें 45 विधायक देने का काम करते तो हम निश्चित आपने 10 में भी बना ली हुकूमत, भोग भी लिया आपने। क्या सवाल आपका? मेरा सवाल यही है कि जनता इतनी परेशान है, सोनीपत की ड्रेनेज सिस्टम, 4 जाम को लेकर सवाल पूछा गया। 10 साल से सत्ता में हो आप, अब कब करोगे चीजें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल में जितना सोनीपत का विकास हुआ, ये 60 साल तक कांग्रेस का जो राज रहा उतना विकास नहीं हुआ। कितना विकास हुआ जनता?
आज मैं ये कहता हूँ, मैं सबूत के तौर पर कहता हूँ, आज 1 मिनट सबूत दे रहे हैं गहलावत साहब, आप शांत हो जाइए, सबूत दे रहे हैं, सबूत ले लेते हैं अभी लाइव शो में, आप शांत हो जाइए भाई, सबूत दे रहे हैं। मैं सबूत दे रहा हूँ। आज यहाँ से सोनीपत से हरिद्वार जाओ मात्र 2 घंटे लगते हैं, पहले 4.5 घंटे में पहुँचते थे। आज यहाँ से दिल्ली जाओ, हमने रेड लाइट फ्री कर दी, बड़वासनी से लेकर और हवाई अड्डे तक 8 घंटे का जो 2.5 घंटे का सफर था वो 8 घंटे में बदल दिया। सारे केएमपी और जितने विकास कार्य हमारे वहाँ हुए, चाहे रेलवे कोच लगाने की फैक्ट्री आई और चाहे मारुति का उद्योग लगाने की फैक्ट्री आई, और जो इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट है उसको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। पीछे एक सवाल था वो मैं ले नहीं पाई शोर शराबे में, मुख्यमंत्री क्यों बदले आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, हमारी पार्टी में किसी को रजिस्ट्री नहीं होती, हमारे यहाँ सबका राइट है। आखिरी लाइन में भी जो व्यक्ति बैठे, एक गरीब से गरीब किसान के बेटे को हमने मुख्यमंत्री बनाने का कोई और ओबीसी चेहरा नहीं, इन लोगों को क्या दर्द हो रहा है? क्या ये मठाधीश बनेंगे? क्या एक ही परिवार का राज चलेगा? क्या भूपेंद्र हुड्डा और इनके अलावा एक ही परिवार का तो आप भी चला रहे हैं। मैंने आपसे पहले सवाल किया, आपने जवाब दिए नहीं। कटारी साहब, आजकल बीजेपी ने एक नया सवाल उठाना शुरू किया है, कुमारी शैलजा को आगे क्यों लेके आता? कुमारी शैलजा मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूं, वो हमारे पार्टी की सीनियर नेता है, हमारी बड़ी बहन है, और वो हमारे लिए आदरणीय थी, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगी। जहां तक गहलोत साहब की बातों का जवाब है, पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी कुरुक्षेत्र में, 22 विधानसभाओं की रैली थी, 3,500 आदमी उसमें आए हुए थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री की इससे सुपर फ्लॉप रैली पूरे 10 साल के इतिहास में ना कभी थी और ना कभी होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने उस मंच के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर का नाम लेने का भी काम नहीं किया, और 10 साल के जो 9.5 साल तक जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी खट्टर वहां पर मंच पे नहीं आए। और वो कहते हैं हमने 11,000 करोड़ का मुआवजा बांटा, किसान कांग्रेस ने बस 1100 करोड़ का बांटा, सिर्फ मलाई बांटने का काम किया और इन्होंने कुछ नहीं बांटा। सरपंच इन्होंने पीटे, आंगनवाड़ी की महिलाएं मेरी बहनें इन्होंने पीटी, सफाई के कर्मचारी इन्होंने पीटे, क्लर्क इन्होंने पीटे, और पटवारी इन्होंने पीटे, और सफाई कर्मचारी के जो और मनरेगा के मजदूर इन्होंने पीटे, नंबरदार इन्होंने पीटे, कोई एक वर्ग। और सुनो, किसानों की जब 750 किसानों की शहादत हुई तो उस शहादत के ऊपर प्रधानमंत्री ने 1 मिनट का मौन रखना भी उचित नहीं समझा संसद भवन में। उसमें तो कोई पैसा नहीं लगना था, 1 रुपया का खर्चा नहीं लगना था, लेकिन 1 मिनट मौन रखना भी उचित नहीं समझा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ निरादर करने का काम किया। कानून तो वापस ले लिए ना जी कुड़ा साहब। देखिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि हमने रोड बनवाने का काम किया। ये क्योंकि इनके पास बड़ी गाड़ी है और ये गांव के अंदर तो जाते नहीं, ना इनको कोई नहीं बुलाता, ये जाते हैं केवल उन रोडों पे जहां पे टोल टैक्स है। टोल टैक्स पहले बनते हैं, रोड बाद में बनाते हैं। अगर हम ककरोई रोड की बात करें, ITI वाले रोड की बात करें, हम गांव के अंदर जहाँ पे हमारे किसान रहते हैं, गरीब रहते हैं, मजदूर रहते हैं, वो रोड इनके नहीं दिखते हैं, जहाँ से करोड़ों रुपए टोल टैक्स कंपनी। आखिरी कमेंट। देखिए, मैं तो ये जो कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं उससे भी अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। मैं तो भाइयों से निवेदन करता हूँ, भाई झाड़ू का निशान आपके भाई का, और अब की बार सबको भूल के झाड़ू। आपकी रैली थोड़ी है सर ये। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मुझे शो को खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत वक्त ऐसे ही फालतू की बहस में इधर उधर लगाया, लेकिन आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम में इतना ही सर। बिल्कुल वक्त का तकाजा, मुझे जाना होगा। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, सच है। वो है जहाँ कल कोई और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगली बार